वेलकम। संजय शाह के साथ बिजनेस की बातें आप सबका हार्दिक स्वागत है। बिजनेस की बातें का आज का डेली मैसेज जो आपको मिला है उसको पढ़ के आज की शुरुआत करता हूं। बिजनेस में हमारा लक्ष्य केवल टिके रहने का नहीं होना चाहिए, टिके रहने के साथ साथ हमारा विकास भी होना चाहिए। लक्ष्य विकास करने का होना चाहिए। बढ़ने के लिए अधिक से अधिक ग्राहकों को बेहतर और बेहतरीन सेवा प्रदान करने के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए। एक बिजनेस को सिर्फ कंटिन्यू रहने का ही मकसद नहीं होना चाहिए, हमें ग्रो भी तो होना है, हमें विकास भी तो करना है। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा एक सेंटेंस है, द वन हु गेट्स enthusiastically बिजी इन फाइंडिंग ए वे आउट ऑफ एनी एडवर्सिटी इज ए ट्रू लीडर। जब कोई संकट आता है तब उसमें से मार्ग निकालने के लिए जो काम में लग जाता है वही सच्चा लीडर होता है। अभी जो परिस्थिति खड़ी हुई है इसके अंदर बहुत सारा संकट, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी तकलीफें मानव जाति के सामने आई हैं। इस परिस्थिति में जो सबसे सबका मार्गदर्शन करने के लिए, सबको राह दिखाने के लिए, खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए, अपने समाज के लिए जो एक्टिव हो जाएगा, वही सच्चा लीडर है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जो परिस्थिति खड़ी हुई है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे लीड कर सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को। हम बात कर रहे हैं व्हाई पावर ऑफ मैन पावर, व्हाई सम पीपल आर नॉट हैप्पी एट इन देयर जॉब। लोग अपनी अपने कामों में खुश क्यों नहीं होते, इसके बारे में हमने बात की लास्ट सेशन में। सो तीन अलग अलग कारण हैं। एक कारण ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है, एम्प्लॉइज को ऐसा लगता है कि मैं फेसलेस हूं, इसलिए वो डिसएंगेज हो जाता है, अपना 100% नहीं दे पाता है जॉब में। फेसलेस हूं मतलब मुझे कोई बिजनेस में जानता है नहीं जानता है, मैं कुछ आता हूं नहीं आता हूं, कुछ करता हूं नहीं करता हूं, उसको किसी की कदर नहीं है। इसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर अपना 100% जुड़ नहीं पाते हैं बिजनेस के अंदर, काम के अंदर। दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि उनको अपने काम के अंदर कोई मीनिंग नहीं दिखता है, कोई कोई अर्थ नहीं दिखता है, कोई विजन नहीं उसको महसूस होता है। तो यहाँ पे भी एक बिजनेस लीडर की भूमिका में हमारा एक कर्तव्य है कि अपने काम के अंदर लोगों को विजन दिखाएं, उनको समझाएं कि आपके काम से किसको किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। ऐसा अगर करेंगे तो एम्प्लॉय को अपना अपना काम अच्छा लगेगा, वो काम बहुत पावरफुली कर सकेगा। और तीसरा, अगर एम्प्लॉय को कोई फीडबैक नहीं मिलता है, कोई स्कोर उसको नहीं दिखता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उसमें मैं ट्रैक पे हूँ, आगे हूँ, पीछे हूँ, ये अगर पता नहीं चलता तो भी शायद वो अपने काम से जुड़ नहीं पाता, 100% उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। अभी हमारी कंपनी को लोग छोड़ के ना जाए, एट द सेम टाइम हमारी कंपनी में लोग खुशी खुशी काम करें, इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम जो हायरिंग करते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं, हम रिक्रूटमेंट करते हैं, उस वक्त हम सही लोगों को कैसे रिक्रूट करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट करते वक्त हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आज हम कुछ बात करते हैं। सो जब भी हमें अपनी कंपनी के अंदर नए लोगों को लाना है, तभी ये पहले चीज ध्यान रखनी है कि हमारी कंपनी जो कुछ भी क्रिएट करना चाहती है, जो हमारा विजन है, हमारा मिशन है, हम जो ग्राहकों की जिंदगी में जिस तरह से अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो सारी बातों के साथ जो अलाइन हो सके, उसको अनुरूप होके काम कर सके, ऐसे लोगों को ही हमारी कंपनी में लाना है। ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। और ये अलाइनमेंट अगर नहीं होगा, हम जो करना चाहते हैं उस तरह की चाहत अगर हमारे आने वाले एम्प्लॉय में नहीं होगी, तो शायद वो पर्सन, क्योंकि उसके जीवन के मूल्य कुछ और होंगे, तो वो हमें अपने काम से हेल्प नहीं कर पाएगा और हमारी कंपनी में वो फिट नहीं हो पाएगा और हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखने का है कि जो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आ रहा है उसे ये चेक कर लें कि हमारी कंपनी के साथ वो अलाइन होगा कि नहीं, हमारे कल्चर के साथ वो मिक्स हो पाएगा कि नहीं। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी हायरिंग करो उसका एटीट्यूड को सबसे पहले देखो। उसकी स्किल्स अगर कम है, उसका एक्सपीरियंस कम है, तो उसको हम बाद में कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड गलत होगा ना, तो आदमी का एटीट्यूड हम कभी भी नहीं सुधार सकेंगे। हमारे कस्टमर को जिस टाइप की सेवा चाहिए उस टाइप की सेवा देने में ये पर्सन सक्षम है कि नहीं है, ये भी हमें जांच लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो पर्सन हमारे कस्टमर को हेल्प नहीं कर पाएगा तो उससे हमारे बिजनेस को हेल्प नहीं होगी। तो ये तीन चीजें खास चेक करने की जरूरत है। जिम कॉलिंस नाम के जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि बिजनेस में किसी को भी रिक्रूट करने से पहले ये समझ लो कि आपकी बिजनेस की टीम एक बस के पैसेंजर्स की जैसी होती है। एक बस एक
एक स्थान से दूसरी जगह पे जाती है, तभी उसमें किसको हम बिठाएंगे? उन्हीं लोगों को हमें बिठाना चाहिए जो कि हम जहां जाना चाहते हैं वहां आने के लिए तैयार हों। हमारा गंतव्य स्थान जो है, जो डेस्टिनेशन है, वहां पे जो जाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को हमारी बस में हमें बिठाना चाहिए। दूसरे लोगों को अगर हम बिठाने जाएंगे, जिसको हमारी बस एक जगह पे जाने वाली है और पैसेंजर कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनको वाई जगह पे जाना है, दूसरी जगह पे जाना है, तो ये गलत पैसेंजर हमारी बस पे नहीं बैठ जाने चाहिए। सो हमारी टीम के अंदर सही लोग आए, राइट पैसेंजर्स हमारी बस में बैठें, ये हमें सबसे पहले एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एज ए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ओनर, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी कंपनी में सीनियर पोजीशन में या जूनियर पोजीशन में कैसे लोग आते हैं, किन लोगों का सिलेक्शन होता है, इस प्रोसेस के अंदर हम खुद पर्सनली इन्वॉल्व हों। ये सारा प्रोसेस हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पे या एचआर डिपार्टमेंट पे नहीं छोड़ देना चाहिए। हमारी कंपनी में कैसे लोग आएंगे, उसका सिलेक्शन हमें खुद करना चाहिए। ये हमारा, अगर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही हम पता कर पाएंगे कि ये पर्सन जो आ रहे हैं वो हमारी कंपनी के अनुरूप हैं या नहीं हैं। हमारी कंपनी में सीनियर जूनियर अलग अलग पोजीशंस हमें रिक्रूट करनी होती है, अलग अलग लोगों को लाना होता है। उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जो फेमस इन्वेस्टर हैं और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट के तीन जो क्वालिटीज है उन्होंने बताई हैं कि मैं किसी भी नए पर्सन को अगर मेरी कंपनी में लेना चाहूं तो उसमें तीन चीजों को तलाश करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले उसमें इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बुद्धि क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर एक एनर्जी होना चाहिए, एक शक्ति, कुछ ऊर्जा होनी चाहिए काम करने की। और तीसरा, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, दैट इज सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। और ये तीन चीजों में से, मतलब इंटेलिजेंस, एनर्जी और इंटीग्रिटी, इन तीन चीजों में से अगर इंटीग्रिटी नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, तो फिर उसके अंदर चाहे कितनी भी बुद्धि हो, इंटेलिजेंस हो, बहुत सारी ऊर्जा हो, बहुत सारी एनर्जी हो, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसकी इंटीग्रिटी है। ये वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है और हमें भी ये याद रखने जैसा है कि किसी भी पोजीशन को अगर हम हायर करें तो ये तीन चीजों को जरूर ध्यान में दे। एक एक करके ये इंटेलिजेंस, एनर्जी और इंटीग्रिटी के बारे में हम थोड़ा ध्यान से डिटेल में देखते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? हम स्कूलों में अभी तो मेजर होता है आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट, कि आदमी का बुद्धि आंक, तो बुद्धि आंक बहुत इजीली मेजर हो सकता है। इंटेलिजेंस कोशेंट इज वन मेजरमेंट, एक टाइप की बुद्धि का अंक है। एक एक बिजनेस में या एक जॉब में काम करने के लिए सिर्फ आईक्यू नहीं चाहिए, उस दूसरे टाइप की इंटेलिजेंस भी चाहिए, दूसरे टाइप की बुद्धि भी चाहिए। एक और बुद्धि है, एक और इंटेलिजेंस है जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसका मेजरमेंट होता है ईक्यू। सो अलग अलग टेस्ट के जरिए हम ये आईक्यू या तो ईक्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं। कुछ हमेशा खाली आईक्यू देख के किसी को रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ लोगों का आईक्यू बहुत हाई होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि बहुत होती है उनके पास, बुद्धि आंक बहुत हाई होता है, लेकिन उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती, लोगों के साथ कैसे काम करने का, खुद की भावनाओं को कैसे समझने का, ये उनको पता नहीं होता। तो ऐसे लोग हमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। सो आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी चेकिंग हो, उसके लिए अलग अलग टाइप की टेस्ट होती हैं, बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट भी हैं। सो अलग अलग क्वेश्चंस, पजल्स के द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्सन का आईक्यू कैसा है, उसका ईक्यू कैसा है, और उसका मेजरमेंट करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, वो हमारी कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं, ऐसी क्षमता उसके अंदर है कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमें चेक करना है पर्सन के अंदर कि उसकी उसकी बुद्धि कैसी है, उसका आईक्यू कैसा है, उसका ईक्यू कैसा है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। दूसरा जो जो चीज हमें उसके अंदर टेस्ट करना है, दूसरी क्वालिटी, दैट इज एनर्जी। उस ऊर्जा कितनी है, शक्ति कितनी है। देखो, बहुत सारी बातें करने वाले लोग हमको चाहिए, ऐसा नहीं है, बोल वचन की लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेंटल एनर्जी है, मानसिक शक्ति होनी चाहिए। जो पर्सन सोच सकता है किसी एक प्रॉब्लम के बारे में, अगर उसके अंदर सोचने की क्षमता है, सो बहुत अच्छी तरह से अगर वो किसी एक वस्तु का सॉल्यूशन कहीं से ढूंढ निकालने की क्षमता रख सकता है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी मेंटल एनर्जी है। और ये मेंटल एनर्जी हम लोगों को तुरंत ही स्पॉट कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर एनर्जी है या नहीं है, उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, वो किस तरह से बात करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से अपने को पता चलता है कि इस पर्सन की एनर्जी का लेवल क्या है। सो फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी होनी चाहिए, उसके साथ साथ फिजिकल एनर्जी भी इतनी ही जरूरी है, बिकॉज काम करने के लिए एक शारीरिक शक्ति भी तो चाहिए। सो पर्सन के अंदर मेंटल एनर्जी होनी चाहिए, साथ में फिजिकल एनर्जी, शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए।
सो मेंटल और फिजिकल दोनों एनर्जी का कॉम्बो हो, ऐसा पर्सन हमारी कंपनी में आए, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं। क्योंकि अगर पर्सन के अंदर एनर्जी नहीं है और ऐसा विदाउट एनर्जी का एक पर्सन हमारे कस्टमर के साथ बात करेगा या उसको मिलेगा, तो कितना प्रेजेंटेशन वीक होगा। और अगर ये वीकनेस कस्टमर के सामने पेश होगी, तो ये वीकनेस हमारी कंपनी की वीकनेस बन जाएगी, राइट। सो हमें एनर्जी से भरे हुए लोगों को ही अपनी अपनी कंपनी के अंदर रखना चाहिए। तीसरी जो बात है, सत्यनिष्ठा, दैट इज इंटीग्रिटी। पर्सन की कहनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। वो जैसा बोलता है वैसा करता होना चाहिए। अगर उसकी उसकी ईमानदारी में कुछ फॉल्ट है, कुछ ऑनेस्टी उसकी कम है, तो वो लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। अगर किसी की सत्यनिष्ठा कम है, तो हम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और भरोसा नहीं कर सकते उस पर्सन से ज्यादा फिर हम क्या काम कर सकते हैं। देखो, हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिसके ऊपर हम बहुत अच्छा भरोसा कर सकते हैं, मीनिंग उसको करोड़ों रुपए भी आपने दे दिए ना, तो आपको 1 रुपया कम होने की चिंता नहीं होगी। ऐसे भी लोग होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिसको 10,000 रुपया भी अगर आपने दिया ना, तो आपको डर लगेगा कि यार ये पैसा वापस आएगा कि या नहीं आएगा, या इसके ऊपर मैं ये 10,000 का भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये दो टाइप की इंटीग्रिटी के लेवल होते हैं। सो हमें जो हाई ट्रस्ट वर्दीनेस है, जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास हम रख सकते हैं, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अभी ये इंटीग्रिटी का टेस्ट, देखो आईक्यू का टेस्ट आसान है, एनर्जी को स्पॉट करना आसान है, लेकिन इंटीग्रिटी का, सत्यनिष्ठा का टेस्टिंग इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से हमें पता नहीं चलता कि पर्सन कितना सत्यनिष्ठ है। कभी कभी हम सिलेक्शन में ये गलतियां कर बैठते हैं कि हम सत्यनिष्ठ कम है ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसी गलतियां कम हो, उसके लिए दो तीन सॉल्यूशंस मैं देता हूं। सबसे पहले तो जितना हो सके उतना स्क्रीनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। उस पर्सन को जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाओ, तभी एक एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान दो। अगर उसकी बातों में अगर आपको ऐसा लगे कि पहले उसने ये बोला, उसके बाद उसको घुमा के कुछ और चीज बोला, तो अगर थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी आपको दिखती है ना, उसके उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि अगर छोटी सी भी एक बात समझ में आती है कि इस पर्सन का सत्यनिष्ठा कहीं पे तो वीक है, तो इससे पता चल सकता है कि अंदर कुछ और भी गड़बड़ होगी। दूसरी एक बात, अगर सीनियर पोजीशन के लिए आप रिक्रूट कर रहे हैं, जनरल मैनेजर को ला रहे हैं या किसी सीनियर पर्सन को ला रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट अगर आप कर रहे हैं, उस किस्सों में उस पर्सन को सिर्फ एक बार ना मिले, उसको 2 या 3 इंटरव्यू करें, अलग अलग दिन करें, अलग अलग सिचुएशन में करें, अलग अलग लोगों के साथ उसको मिले। इससे आपको उस पर्सन के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चलेगा, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में शायद आपको कुछ ज्यादा आइडिया आ सकता है। दैट इज द सेकंड सॉल्यूशन। तीसरा, उसका बैकग्राउंड चेक करें। उसको सोशल मीडिया पे चेक करें। उसका अलग अलग फेसबुक होगा या इंस्टाग्राम होगा या लिंक्डइन होगा, ऐसा उसकी पोस्टिंग्स देखें क्या है, उसके बारे में लोग क्या कहते हैं वगैरह। सर्कल क्या है, फ्रेंड सर्कल क्या है, किस टाइप का उसका सोशल मीडिया का बिहेवियर, इधर से भी आपको पता चलेगा कि उस पर्सन की इंटीग्रिटी कैसी है। उसका फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें कि क्या है, किस तरह से लाइफ है उनकी। इससे भी आपको उसकी इंटीग्रिटी के बारे में पता चलेगा। तीसरा, नेक्स्ट चीज है, रेफरेंस चेक करिए। उनके जो पास्ट एम्प्लॉयर्स हैं, पास्ट एम्प्लॉयर्स मतलब अभी जहां पे काम कर रहे हैं वो नहीं, उनको तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन उसके पहले उसकी प्रीवियस जो जॉब्स थी, अगर वो ऐसी जॉब्स जहां पे भी अगर वो थे, उसका कांटेक्ट अगर हमें होता है, तो उन लोगों से बात करिए, उधर से रेफरेंस पूछिए। इधर से आपको पता चलेगा कि उस पर्सन की इंटीग्रिटी का लेवल कैसा है। तो हमें ये अलग अलग तरीकों से उसकी इंटीग्रिटी के बारे में पता करना चाहिए। क्योंकि अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी, तो फिर उसके अंदर चाहे कितने भी इंटेलिजेंस हो, चाहे कितनी भी एनर्जी हो, सब वेस्टफुल है, मीनिंगलेस है, उस बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। अभी अगर पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी कम है, और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धि वाला है, बहुत एनर्जी है, बहुत शक्ति है, उसके अंदर ताकत है, अगर ऐसे पर्सन को हम रखेंगे, बहुत बुद्धि है, बहुत एनर्जी है, इंटीग्रिटी कम है, सत्यनिष्ठ कम है, वो पर्सन आज नहीं तो कल हमें चीट कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और बहुत किस्सों में आपने देखा भी होगा कि बहुत बुद्धि वाला आदमी है, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी कम थी, तो उसने शायद चीट किया होगा। ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलते होंगे। तो लो इंटीग्रिटी अगर है, तो चाहे भले उसकी बुद्धि ज्यादा है या उसकी ताकत ज्यादा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। दूसरा, अगर पर्सन में बुद्धि बहुत है और इंटीग्रिटी भी बहुत है, सत्यनिष्ठ है पूरा, लेकिन एनर्जी वीक है, अगर ऊर्जा कम है, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे ले सकते हैं जहां पे आपको जो है उसको संभाल सके। ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए। मतलब एक एक दुकान का कैश काउंटर अगर किसी को देना है, कोई भरोसेमंद पर्सन चाहिए, तो वहां पे ऐसे लोगों को बिठा सकते हैं कि जिनके अंदर एनर्जी भले कम है,
ऊर्जा भले कम होगी, लेकिन वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है क्योंकि इंटीग्रिटी बहुत हाई है, उसकी इंटेलिजेंस बुद्धि बहुत है। तो ऐसे लोगों को हम ऐसे कैश काउंटर टाइप की जहाँ पे, या कोई वेयर हाउस है जहाँ पे हमें स्टॉक का मेंटेन करना है, जहाँ पे कोई भी गलत चीज ना हो, ऐसी चीजें ऐसी जगहों पे रखना है, तो वहां पे ऐसे लोगों को हम रख सकते हैं जिसकी जिसकी इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी हाई है और एनर्जी कम है। तीसरा, जिसमें बुद्धि कम है। देखो ऐसे भी लोग हमको काम आ सकते हैं, बुद्धि कम है लेकिन बहुत एनर्जी है, और 100% वो पर्सन सत्यनिष्ठ है, इंटीग्रिटी भी बहुत है और एनर्जी भी बहुत है, बुद्धि भले ही कम है। ऐसे लोगों को भी आप किसी एक पोजीशन में रख सकते हो। कैसी पोजीशन में? जहां पे आपका कहा मानकर दिमाग बंद करके कर सके। कुछ ऐसे लोग भी चाहिए ना कि आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके, ऐसे लोग चाहिए। वो कुछ सोचे नहीं, जैसा कहा ऐसा कर सके, ऐसे लोग भी आपको चाहिए। तो ऐसी पोजीशंस पे आप इन लोगों को ले सकते हैं जिनके पास बुद्धि कम है, जिनका आईक्यू ईक्यू कम है, लेकिन एनर्जी बहुत है और सत्यनिष्ठा बहुत हाई है। सो ऐसे लोगों को भी हम काम पे लगा सकते हैं, ऐसे रोल के अंदर जहां पे हमने जितना कहा इतना लोग कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे 3 स्टैंडर्ड है, 3 ऐसी जो मापदंड है जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इंटेलिजेंस बुद्धि एक अंक है, दूसरा एनर्जी या तो ऊर्जा मानसिक शक्ति फिजिकल शक्ति, और तीसरा इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा सबसे पहले स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबसे हाई स्टैंडर्ड हमें रखना चाहिए। अगर सत्यनिष्ठा नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, तो उस पर्सन को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए। ये हुआ बिजनेस की बातें। अभी थोड़ी जीवन यात्रा के बारे में बात करते हैं। जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी वेदनाएं हैं। ये वेदना जो सफरिंग है, सफरिंग से मुझे छुटकारा कैसे पाने का। सो बहुत सारे ऐसे एक्शन हम करते हैं जो हमारे इग्नोरेंस में से, हमारे अज्ञान में से आते हैं। सो अगर हम अपने ये जो एक्शन है, हमारे जो काम है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद जो सफरिंग है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे किस्सों में हम एक्शन ऐसे लेते हैं जो हमारे खुद का क्रिएशन होता है। बहुत सारी जो इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि पेन इज कंपलसरी बट द सफरिंग इज ऑप्शनल। मीनिंग हमें दर्द होगा, अगर हमें कहीं कुछ लग जाता है तो दर्द तो होने वाला है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इस दर्द से हमें पीड़ा होगी, वेदना होगी कि नहीं, ये ऑप्शनल है। वेदना हमने खुद ने क्रिएट की होती है। सो बहुत सारे किस्सों में हम स्वर्ग जैसी परिस्थिति हो उसमें भी वेदना क्रिएट करते हैं। ये हमारा खुद का सर्जन होता है। मीनिंग किसी एक पर्सन को एक स्वर्गीय चीजों जगहों पे लेके जाएंगे ना, तो वहां पे भी वो वहां से फॉल्ट निकालेंगे, वहां से भी गलतियां निकालेंगे, वहां पे भी दुखी हो सकते हैं, राइट। तो उनका दुखी होने का कैपेसिटी बहुत हाई होता है। सो ये उनका खुद का सर्जन होता है। मीनिंग वेदना वो खुद क्रिएट करते हैं। सो ये ऐसा हमें सर्जन नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग जो खुश मिजाज होते हैं, चाहे उनको नर्क की जैसी हालत में रखोगे ना, तो वहां पे भी कुछ स्वर्ग जैसा ढूंढ लेंगे कि इसमें अच्छा क्या है। सो बहुत सारे किस्सों में जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, वो हमारा खुद का सर्जन होता है। वो हमारा हमने खुद ने क्रिएट की होती है। सो हमें ये सबसे पहले पता कर लेना चाहिए कि क्या ये पीड़ा मैंने खुद तो क्रिएट नहीं की है। अगर ऐसा है तो उसको वहीं से हम रुका देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो क्रिएट कर रहा है हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, अगर वो सुख या दुख को खुद क्रिएट कर रहा है, तो हमें अपने माइंड को ये समझाना चाहिए कि ये तेरा तेरा खुद का क्रिएशन है, यहाँ पे रुक जा। दूसरा, जीवन में दो टाइप की सफरिंग्स हो सकती हैं, दो टाइप की वेदनाएं आ सकती हैं, दो टाइप की पीड़ाएं हो सकती है। एक ऐसी जो उचित है, उचित मतलब कुछ ऐसे संजोग होते हैं, मान लो कोई हम किसी स्वजन को, अपने किसी प्रियजन को खो बैठते हैं, वो अगर चले जाते हैं इस दुनिया में से, सो नेचुरली हमें दुख होगा, नेचुरली उससे वेदना होगी, सफरिंग होगी, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम किसी एक चीज को पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम उसमें फेल हो जाते हैं, नहीं मिलता है, तो भी वेदना होगी। तो ये उचित वेदना है, ये हो सकती है। लेकिन ऐसी वेदना में से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, टाइम। कुछ समय के बाद हम इस वेदना को भी भूल जाएंगे, ये भी हल्की हो जाएगी और हम रिलैक्स हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, इस टाइप की वेदना जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो संजोग से आती है, उसको अगर हमें समझना है तो दूसरी एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि शायद मेरे पास्ट का ये परिणाम है, मेरे पिछले जो कर्म मैंने कुछ किए होंगे, उसकी ये प्राइस है, उसकी मैं कीमत चुका रहा हूं, इसीलिए शायद ये परिणाम मुझे मिल रहे हैं, या इसीलिए ये वेदना मेरे जीवन में आई है। तो इस तरह से हम उस वेदना को खत्म कर सकते हैं। और जो अनुचित वेदना है, दूसरी जो वेदना है जो एक्चुअली है नहीं, कुछ ऐसा ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने क्रिएट की है, मैंने खुद ने सर्जित की है, तो मेरे मन के द्वारा जो जो वेदना क्रिएट हुई है ना, संजोग ऐसा नहीं है, मैं दुखी खुद हो रहा हूं, उसको कैसे सेटल करें। उस वक्त हमें यह समझना है कि बहुत सारी वेदना हमारे नॉलेज की सीमा की वजह से होती है।
जब हम ऐसा मान लेते हैं कि मुझे जो पता है उतना ही सत्य है, उससे ज़्यादा बाकी की चीज़ें असत्य है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी सिचुएशन को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ओपिनियन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो नॉलेज मुझे नहीं है। तो जो चीज़ मैं समझता नहीं हूँ ना, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं दुखी होता हूँ और मुझे वेदना होती है, मुझे पीड़ा होती है, राइट? सो हमें ये समझना है कि मेरा नॉलेज बहुत सीमित है। इस दुनिया में मैं जितना जानता हूँ ना, उससे जितना मैं नहीं जानता हूं उसकी मात्रा बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अज्ञान का समंदर बहुत बड़ा है मेरे ज्ञान से। हर एक व्यक्ति के लिए यही होता है, हम जितना जानते हैं ना, उससे हम जितना नहीं जानते वो बहुत बड़ा है। तो हमें यह ध्यान रखने का है कि अगर मुझे किसी एक सिचुएशन में वेदना हो रही है, इसका मतलब शायद मेरा ज्ञान सीमित है, मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। सो हमें सबसे पहले जो चीज नहीं समझ में आती है, जो मेरे ज्ञान की एक सीमा हो गई है, मेरा नॉलेज हमें लिमिटेड महसूस हो रहा है, इसके लिए मैं दुखी हो रहा हूं, इस परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा हूं, उस वक्त सिर्फ स्वीकृति ही सॉल्यूशन है। एक्सेप्ट इट। अगर वेदना से मुक्त होना है तो परिस्थिति को अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो जस्ट स्वीकार करिए। जहां पे समझ नहीं काम करती वहां पे स्वीकार कर लेंगे तो भी वेदना खत्म हो जाएगी। सो हर चीजों को हम समझेंगे उसके बाद ही स्वीकार करेंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत दुखी होंगे, बहुत वेदना होगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस जीवन के अंदर जो हमें समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम अगर स्वीकार कर लेते हैं कि ये भी तरीका है, ये भी एक जीवन है, ये जीवन का सत्य है, अगर इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं बहुत दुखी कम हो जाता हूँ, मेरी वेदना कम हो जाती है, राइट? सो सफरिंग कैसे कम करने का, ये मैंने जैसे बताया है कि ऐसा एक सफरिंग है जो उचित है, जो संजोगों से हुआ है, वो मेरे पिछले कर्मों का फल है ऐसा, और टाइम के साथ वो चला जाएगा, ऐसा हमें एक समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वेदना कम हो जाएगी। और दूसरा, जो मैंने खुद ने खड़ी की है ऐसी वेदना है, वो मेरी सेल्फ क्रिएटेड है। सो मेरा नॉलेज वहां पे सीमित हो रहा है, मैं कुछ चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उससे दुखी हो रहा हूँ। तो वहां पे जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको मैं स्वीकार कर लूँ तो मेरी वेदना कम हो जाएगी, राइट? बस आज के लिए इतना ही। इस सेशन के बारे में आपका जो कुछ भी फीडबैक हो प्लीज यहाँ पे कमेंट में मुझे लिख के भेजिए। इस वीडियो को आपके सर्कल्स के अंदर आप शेयर करिए। आपको बिजनेस की बातें, ये जो मैसेजेस, डेली बिजनेस मैसेजेस मैं भेजता हूँ, अगर चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल है हिंदी बिजनेस गाइड, उसे आप सर्च करिए, या तो मुझे व्हाट्सएप से ये आपका नेम, सरनेम, सिटी और लैंग्वेज लिख के भेजेंगे तो हम आपको हमारे डेली ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट? बस आज के लिए इतना ही। कल सुबह 10 बजे वापस फिर से मिलेंगे बिजनेस की कुछ बातें और करने के लिए। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।